हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे 40 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के 3 सेट को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाकी के 3 सेट को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि नीमू बाजको नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, नीमू बाजको जो बांध बनाया गया है ये सिंधु नदी पर बनाया गया। सिंधु नदी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि ग्रेट बैरियर रीफ बताइए कि किसके तट पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेट बैरियर जो रीफ पड़ता है ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर पड़ता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम लोग पानी के बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। तो सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। हम इस पूरे सेट में कोशिश करते हैं कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, यानी कि मॉडरेट से हाई लेवल तक रखा जाए ताकि आपको कोई समस्या ना हो पेपर में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। और मैंने अपने नोट्स में ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया भी है, पिक्चर्स बना करके बताया था कि किस तरह के होते हैं। अगर आप हमारे नोट्स में जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। तो सतलुज और काली के बीच की अगर बात करें तो ये कुमाऊं हिमालय को हम लोग कहते हैं। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी। देखिए अगर पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय जो आता है वो सिंध और सतलज के बीच, ठीक है, सिंध और सतलज के बीच होता है। और नेपाल हिमालय की बात करें तो ये सतलुज और नेपाल हिमालय जो होता है वो काली और तीस्ता के बीच होता है नेपाल हिमालय। और असम हिमालय की बात करें हम लोग तो असम हिमालय होगा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच, या फिर दिहांग कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 से निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता जो है इसको काफ़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। तो बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ और कथन 2 कह रहा है कि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। तो यहाँ पे बताना है आपको कि क्या सही आंसर बनेगा। तो ध्यान दीजिए कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, जिसमें कथन 1 में केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, किंतु कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम बी बिल्कुल अच्छे तरीके से टिक करके बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट बनता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान देना है, जब भी बात संघ की आए, संघ लग जाए तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू होंगे। सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता ही है अम्बेडकर जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कृपलानी और मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये चारों भी याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। यानी ये किसने प्रस्तावित किया था। ये प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ। यानी जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था उस दिन से प्रभावी हुआ। तो यहाँ पे देखिए निर्वाचन और नागरिकता जो है ये 26 नवंबर 1949 से प्रभावी है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो 26 जनवरी 1950 से। तो यहाँ पे कहेंगे 1 और 2 केवल सही होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ उपबंध जैसे निर्वाचन, नागरिकता, संसद इत्यादि प्रभावी हुए। संविधान के शेष प्रावधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए।
निनाई जलप्रपात किस नदी के जल क्षेत्र पर स्थित है? निनाई जलप्रपात, तो ध्यान दीजिएगा निनाई जो है वो नर्मदा नदी के जल क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की रचनाएं कौन कौन सी है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पे एक चीज़ आपको जानने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से गेस कर लोगे कि महात्मा गांधी की जो रचनाएं हैं इंडियन ओपिनियन और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 और 3 सही है। मैं आपको जो याद कराना चाहता हूँ वो ध्यान रखिएगा। जैसे न्यू इंडिया की बात करें तो न्यू इंडिया आप जानते हैं कि एनी बेसेंट का है, लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अगर न्यू इंडिया को अगर ब्रैकेट में दैनिक लिखे और साप्ताहिक लिखे तो ये थोड़ा सा समझना है। अगर दैनिक लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, दैनिक एनी बेसेंट सही है। लेकिन अगर न्यू इंडिया यहाँ पे साप्ताहिक लिखे, वीकली लिख दे, तो फिर आप समझ जाना कि ये हमारा बात कर रहा है बिपिन चंद्र पाल के द्वारा भी न्यू इंडिया स्टार्ट किया गया था, लेकिन वो साप्ताहिक पत्रिका थी। लेकिन न्यू इंडिया दैनिक जो था रेगुलर बेसिस पे जो आता था वो एनी बेसेंट का था। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अनहैप्पी इंडिया किसका है? तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार जो है संसद को नहीं है? किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा। भारत के जो महान्यायवादी होती हैं वो इनको नहीं हटा सकते, क्योंकि ये राष्ट्रपति के राजप्रसाद से निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, महान्यायवादी। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 2 पॉइंट से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त, जिन्हें हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो विष्णुगुप्त थे यानी कि जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे, जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो थे वो गुप्त वंश के शासक थे। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य वंश के महान शासक थे। यहाँ पे दोनों के दोनों कथन गलत दिया गया, उल्टा लिखा गया था। तो यहाँ पे कहेंगे कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न कि सल्तनत काल में दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना है कि दीवाने खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना की गई थी फिरोज तुगलक के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। बलबन ने दीवाने अर्ज बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मुस्तखराज होता था, दीवाने मुस्तखराज। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो एक अलग इन्होंने एक विभाग बनाया था, कृषि विभाग, जिसे हम लोग दीवाने कोही के नाम से जानते थे। मानव शरीर में रक्त में शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है इसे डायलिसिस कहा जाता है, डायलिसिस। ठीक है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? अधिकतम जो पोषक तत्व होता है वो रक्त में छोटी आंत से जो कि अवशोषित होते हैं, छोटी आंत। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना, एक तरफ परियोजना है दूसरी तरफ राज्य दिया गया। तो कोसी परियोजना तो हम जानते ही हैं कि ये बिहार में है, तो पहला तो मिल ही रहा है, तो यहाँ पे या तो ऑप्शन ए होगा या फिर सी होगा। अब देखिए बी का 3 के साथ मिलान किया गया, यानी कि नागार्जुन जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी मिल रहा है। ठीक है, और मयूराक्षी जो परियोजना है बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना हम एक तरह से कहते हैं। तो यहाँ पे सी का 4 के साथ, सी का 4, तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? इसे हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं, तो सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की। किसने चित्तरंजन दास के लिए दाहिना हाथ की तरह काम किया और निर्वाचन में राजस्व दल को बहुमत दिलाने में सफल हुए? और उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। कोशिका सिद्धांत निम्न पर आधारित है। बताइए कि कोशिका सिद्धांत निम्न पर आधारित है। देखिए सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कोशिका का निर्माण किस क्रिया से होता है? उसके केंद्र मुख्य अभिकर्ता होता है। यानी यहाँ पे देखिए कोशिका के संबंध में जो बात कही गई है तीनों के तीनों पॉइंट सही है, ऑप्शन डी होगा। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और स्वान ने 1837-38 में दिया था, ये याद रखेंगे।
राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ठीक है, ये सही है। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं क्योंकि प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन, ठीक है, भुगतान संतुलन घाटा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो राइडर कप का संबंध किससे होगा? राइडर कप गोल्फ में दिया जाता है, जबकि रणजी देवघर और ये ऐसे जो है ये सब क्रिकेट से संबंधित है। बड़क जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? देखिए, बड़क जनजाति का संबंध होगा तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी। बड़क जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है? यानी कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम लोग विलुप्त जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग पैलेंटियोलॉजी के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इनके संबंध में 3 कथन यहाँ पे दिया गया और बताना है कि क्या सही क्या है। तो पहला कथन, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में जानते हैं, एकदम सही बात। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ये प्रश्न मैंने कल आपसे पूछा भी था, ये भी सही है। इन्होंने अल हिलाल नामक फारसी समाचार पत्र की शुरुआत की, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। अल हिलाल जो था, अल हिलाल अल बिलाल ये जो दोनों लिखा गया था, ये अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे उनके द्वारा लिखा गया था। और राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई जो फारसी समाचार पत्र था, इनकी जो रचना थी उसे हम लोग कहते हैं तुहफत उल मुआहिदीन, ठीक है, इस तरह का नाम था। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। तो सही होगा 1 और 2, 1 और 2 को टिक करेंगे, 1 और 2, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाभि के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभि के बाहर डीएनए जो होता है वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में सूत्रकर्णिका के नाम से जानते हैं। जीवाणुओं में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, आप ना कमेंट करके बताइए। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हेरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? हेरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को जानते हैं। हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने, जियाउद्दीन जो बर्नी है, ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ये कथन किसके लिए था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो विक्टोरिया झील है वो हम कहेंगे तंजानिया, केन्या और युगांडा के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, एक तरफ रचना और उस दूसरी तरफ रचनाकार है। जैसे कि कॉमरेड जो है मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली जो थे। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, ये भी सही है। अभ्युदय की बात करें तो अभ्युदय यहाँ पे हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा अभ्युदय लिखा गया था, ना कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, ये सही है। तो गलत यहाँ पे ऑप्शन सी जो मिलान है वो गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, 2 कथन दिया गया, उसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। एंटोमोलॉजी मानव त्वचा का अध्ययन है, ये गलत है क्योंकि मानव त्वचा का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं और एंटोमोलॉजी में हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं, तो ये गलत है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान जो कि बढ़ेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे सही क्या होगा, केवल और केवल 2, ठीक है, केवल 2 सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उस वक्त भार में परिवर्तन होता है, ना कि द्रव्यमान में। तो यहाँ पे कहेंगे कि इसके भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट की प्रवाल भित्तियाँ पानी के नीचे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो किसकी बनी होती हैं? प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो किसकी बनी होती हैं?
तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, ऑप्शन सी होगा कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कल मैंने आप लोगों से बोला था कि 201 लाइक्स आप कंप्लीट करो और मैंने देखा कि 150 लाइक भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आज कम से कम आप लोग तो ये 200 कंप्लीट कर ही दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वर्ष 2024 में बिहार में 5 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। टोटल 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें एक पद्म विभूषण और एक पद्म भूषण है और बाकी 5 पद्म श्री है। ठीक है, तो ये तो सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में बिहार ने कुल 5 पदक जीते हैं, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन सी। जाबिर अंसारी, जिन्होंने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, इनका संबंध किस जिले से है? तो जाबिर अंसारी का संबंध जमुई ज़िले से होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। और जमुई ज़िले की बात जब आती है तो आपको याद रखना है कि नागी नकटी जो पक्षी अभयारण्य है, इन दोनों लोगों को हाल ही में 2 नए रामसर स्थल में जोड़ा गया। ई क्षमता ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार में ई क्षमता जो ऐप है ये लॉन्च किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार मिला है फ्रांस के मिशेल टालग्रैंड, इनको दिया गया, ऑप्शन सी। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया? तो सफल परीक्षण यहाँ पे हम कह सकते हैं कलाम 250 का सफल परीक्षण स्काईरूट एरोस्पेस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत टीबी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा जो कि कथन सत्य है? तो देखिए, टीबी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2015 से 22 तक टीबी यानी तपेदी के मामले में 16% की गिरावट आई है, सही बात है। टीबी की गिरावट में सबसे ज़्यादा उछाल जो है वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में देखने को मिला है, तो ये भी सही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत के चुनाव आयोग ने बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया, इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है सक्षम ऐप। ठीक है, सक्षम ऐप, ऑप्शन ए। और चलते चलते आप लोगों से क्यूज का क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि बिहार सरकार द्वारा हेपेटाइटिस को पूरी तरह से ख़त्म करने का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक निर्धारित किया गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि रोजाना आपको न्यू वीडियोज़ मिलती रहे। हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।